स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए मैं आपको थोड़ा सा और रिवीजन करवाता हूँ। तो आज हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो है SHM, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है? तो देखिए, जब कोई पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन को एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद बार बार रिपीट करता है तो हम कहेंगे पार्टिकल का मोशन पीरियोडिक है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये कोई एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो जब ये पार्टिकल यहाँ सर्कुलर मोशन कर रहा होगा ऐसे, तो एक ये फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपनी इस इनिशियल पोजीशन को बार बार रिट्रेस करेगा। अब बार बार इस पॉइंट से क्रॉस होगा एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, तो इस पार्टिकल का जो मोशन है हम लोग कहेंगे पीरियोडिक मोशन है। तो ये हो गया पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन हो गया, यानी कब होगा पीरियोडिक मोशन? जब पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन को एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद बार बार रिपीट करेगा तो मोशन को कहेंगे पीरियोडिक मोशन। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये हो गया सिंपल पेंडुलम। अब ये सिंपल पेंडुलम जब ऑसिलेट कर रहा होगा ऐसे, तो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ये अपने इस पॉइंट को फिर रिट्रेस करेगा, यानी ड्यूरिंग टू एंड फ्रो मोशन पार्टिकल आल्सो रिपीट इट्स इनिशियल पोजीशन आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल। अब ऑसिलेशन में कर रहा है तो ऐसे मोशन को हम लोग कहेंगे ऑसिलेशन, यानी ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन भी क्या होता है कि यहाँ पर भी पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन को एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता है। लेकिन यहाँ जो मोशन हो रहा है वो टू एंड फ्रो मोशन है, इसलिए ऐसे मोशन को हम लोग कहेंगे ऑसिलेशन। तो ये हो गया ऑसिलेशन। और यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन है ये हो गया पीरियोडिक मोशन। अब बात आई फिर SHM क्या होता है? तो हम लोग कहेंगे कि SHM जो है वो होता है प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन अलोंग द डायमीटर ऑफ सर्किल। यानी यहाँ पे देखिए एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर हम एक इसी टाइम पे एक पार्टिकल को इमेजिन करें कि अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल होता तो ये क्या करता, तो ये कंडीशन हो गई t=0। अब ये पार्टिकल इधर मूव करना शुरू करेगा v वेलोसिटी या ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा उस समय हमारा इमेजिनरी पार्टिकल यहाँ पे होगा। ये पार्टिकल भी देखो ऊपर जा रहा है, अपना इमेजिनरी पार्टिकल भी ऊपर जा रहा होगा। फिर एक टाइम आएगा ये सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा और इस मोमेंट पे ये जो हमारा इमेजिनरी पार्टिकल है ये भी चल के यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब दोनों पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गए एक सेम टाइम पे, लेकिन सर्कुलर मोशन करने वाला जो पार्टिकल है वो यहाँ पे नहीं रुकेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। और जब ये यहाँ आ जाएगा तो उस समय हमारा जो इमेजिनरी पार्टिकल है वो भी लौट के वापस आ रहा होगा। अब ये पार्टिकल जब यहाँ पहुँचेगा तो हमारा इमेजिनरी पार्टिकल भी यहाँ आ चुका होगा। अब ये पार्टिकल जब यहाँ पहुँचेगा सर्कुलर मोशन करता हुआ तो हमारा इमेजिनरी पार्टिकल यहाँ पे होगा। फिर जब दोनों पार्टिकल यहाँ पे मिलेंगे, अब सर्कुलर मोशन करने वाला पार्टिकल यहाँ भी पहुँच जाएगा, तो हमारा जो इमेजिनरी पार्टिकल है ये वापस होगा और इस तरीके से वापस आ रहा होगा। तो जब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता हुआ यहाँ पहुँचेगा तो हमारा इमेजिनरी पार्टिकल इस पॉइंट पे होगा और ये लौट के वापस आ रहा है। तो जब ये पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो हमारा इमेजिनरी पार्टिकल भी सेंटर पे पहुंच चुका, यानी अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच चुका। तो हम लोग जो पढ़ेंगे SHM, तो ये जो पार्टिकल है ये पार्टिकल तो SHM कर रहा है, लेकिन ये जो पार्टिकल है ये कर रहा है पीरियोडिक मोशन। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है वो सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन है अलोंग द डायमीटर ऑफ सर्किल। उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे। अब इतनी सी बात अगर आप समझ गए हैं तो फिर देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए
जब हम कहेंगे कि ये पार्टिकल हमारा यहाँ पे है और ये चल के अब यहाँ पहुँच गया, अभी कितने टाइम पे है, t इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसने चलना शुरू किया और t टाइम पे ये पहुँच गया। तो 0 टाइम पे जो हमारा इमेजिनरी पार्टिकल था वो कहाँ पे था, सेंटर पे। अब ये इमेजिनरी पार्टिकल भी यहाँ पे होगा और ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो ये जो इतना सा डिस्प्लेसमेंट है, ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, या ये SHM का डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसी डिस्प्लेसमेंट को हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए देखिए, अगर हम ऐसे इसे ज्वाइन करें तो ये क्या होना चाहिए, सर्किल की रेडियस होगी। यहाँ से यहाँ तक भी सर्किल की रेडियस है, लेकिन ये सेंटर से ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारे ऑसिलेटिंग पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जो रेडियस के बराबर है। तो हमने इसको ए से डिनोट किया और ए क्या हो गया, एम्पलीट्यूड। अब पार्टिकल 0 से t टाइम पे यहाँ पहुँच गया कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से चल के, तो यहाँ पे ये कितना एंगल टर्न हो गया, ओमेगा टी। तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अब अगर हम यही लिखें कि साइन थीटा, तो ये हो गया y अपॉन ए, यानी y इज इक्वल क्या हो गया, a साइन थीटा हो गया, या y इज इक्वल लिखते हैं हम a साइन ओमेगा टी। तो ये हमारे ऑसिलेटिंग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या बन के तैयार हुआ, यहाँ पे साइन कर्व बन के तैयार होगा। अगर हम इसका ग्राफ बनाते डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, तो ये साइन कर्व होना चाहिए, यानी ग्राफ यहाँ पे जो बनेगा वो कुछ इस तरीके का होगा, ऐसा। यानी t/4 टाइम पे, यानी यहाँ t इक्वल 0 है, तो यहाँ तक जाने का टाइम क्या होगा, t/4। यहाँ तक आने का टाइम हो जाएगा 3t/4, और यहाँ पार्टिकल का आने पर यहाँ हो गया t/2, टाइम हो गया भाई t/2, और ये हो गया 3t/4, और यहाँ तक वापस आने का टाइम हो गया t। यानी पार्टिकल का एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट हुआ, तो पार्टिकल का एक ऑसिलेशन भी कंप्लीट होगा। तो t/4 पे पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया एम्पलीट्यूड के बराबर। t/2 पे पार्टिकल वापस आ जाएगा सेंटर पे। 3t/4 पे देखिए ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, और t टाइम पे इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये y हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल एट एनी टाइम t। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया भाई हमारा रेफरेंस फ्रेम। इसी रेफरेंस फ्रेम में हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ पे होता और यहाँ से सर्कुलर मोशन करके मान लो ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, कितने टाइम पे पहुँच गया, टी टाइम पे। अब टी टाइम पे जब ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, तो हम कहेंगे कि हमारा इमेजिनरी पार्टिकल यहाँ होना चाहिए। ये कौन सा पार्टिकल है, जो वाई एक्सिस के लॉन्ग SHM कर रहा है। लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में SHM को कंसीडर करते, तो कहते ये पार्टिकल फिर इधर आ रहा होगा, और ये है पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी एम्पलीट्यूड। और इधर अगर ये चल रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो टी टाइम में कितना एंगल घूमेगा, लिखते हैं हम इसको ओमेगा टी। तो ये इतना सा डिस्प्लेसमेंट हो गया एलोंग, यानी जो हम SHM कंसीडर करें एलोंग एक्स एक्सिस, तो इस पार्टिकल का इतना सा डिस्प्लेसमेंट हुआ। और y एक्सिस के लॉन्ग अगर हम SHM को कंसीडर करें, तो उसका फिर ये डिस्प्लेसमेंट हो गया y। अब यहाँ अगर हम लिखते हैं कि cos ओमेगा टी, तो cos ओमेगा टी हो गया देखो x अपॉन ए, यानी x इज इक्वल क्या हो गया, a cos ओमेगा टी। यानी जो पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से SHM शुरू करेगा अपना t इज इक्वल टू 0 पे एक्सट्रीम पोजीशन से, तो इक्वेशन क्या हो गई, a cos ओमेगा टी, या इसको हम लिख सकते थे a sin ओमेगा टी प्लस π/2। यानी ये जो SHM शुरू कर रहा है एक्सट्रीम पोजीशन से, उसमें π/2 का फेज पहले से लिया हुआ है 0 टाइम पे। कितना फेज है, π/2, यानी ये पार्टिकल 0 टाइम पे
एक्सट्रीम पोजीशन से ऑसिलेट कर रहा है। अब इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाते तो क्या बनता, कॉस कर्व होता, यानी इस तरीके से। तो इन दोनों एसएचएम में बेसिकली फर्क कितना है, π/2 का इनिशियल फेज, सॉरी T/4 है ये, और ये हो गया और ये हो गया T। तो इसका भी एक एसएचएम इस तरीके से कंप्लीट हुआ। यानी अगर एसएचएम मेन पोजीशन से शुरू होगा तो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी, एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू होगा तो x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी। ये तो इक्वेशन हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट, अगर इनकी आगे यहीं पे अगर हम आपसे कहें कि इस लाइन पे कोई पार्टिकल है जो एसएचएम करेगा। अब एसएचएम करेगा तो पार्टिकल का ये हो गया भाई मेन पोजीशन, यहाँ तक मैक्सिमम ऑसिलेट करके जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन। और यहाँ तक भी आ जाता है तो ये भी क्या हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन। यानी इस मेन पोजीशन से लेफ्ट एंड राइट ऐसे ऑसिलेट करेगा पार्टिकल, एसएचएम करेगा, तो ये मेन पोजीशन है। ये हो गया मैक्सिमम पोजीशन यानी एक्सट्रीम पोजीशन, और ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। अब मान लीजिए किसी मोमेंट पे हमारा पार्टिकल यहाँ से चल के यहाँ पहुँच गया, और ये जो इतना सा डिस्प्लेसमेंट है ये है a/2, क्योंकि इतने से डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड, यानी a हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट है क्या, a/2, और पार्टिकल हमारा इधर जा रहा होगा। तो इक्वेशन लिखते अगर तो ये होती y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। y को अगर हम लिख दें a/2 तो ये हो जाएगा a sin ओमेगा टी। यानी यहाँ sin ओमेगा टी हमें जो मिलेगा वो क्या होगा, 1/2। तो यहाँ ओमेगा टी का मतलब क्या हो गया, π/6 रेडियन या 30 डिग्री। तो π/6 रेडियन या 30 डिग्री। अब यहीं पे अगर हम ऐसे लिखें कि ओमेगा टी इज इक्वल टू π/6, ओमेगा होगा फिर 2π/t इंटू स्मॉल टी, तो ये हो गया π/6। और कितने टाइम में हाफ एम्पलीट्यूड ट्रेवल कर लेगा, तो ये हो गया t/12। यानी जो पार्टिकल मेन पोजीशन से चलेगा उसे हाफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने में टोटल टाइम पीरियड का 1/12 पार्ट यूज करना पड़ेगा। अब हम लोग ये बात भी सोच सकते हैं यहाँ पे कि मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में पार्टिकल को लगता है t/4। तो इसका मतलब है रिमेनिंग हाफ एम्पलीट्यूड में कितना टाइम लगेगा। तो रिमेनिंग हाफ में कितना टाइम लगेगा उसके लिए हम कहते हैं टी डैश, और टी डैश क्या होना चाहिए, t/4 माइनस t/12, तो ये हो गया t/6। और एंगल आगे, यानी अभी तो पार्टिकल मेन पोजीशन से हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड चलने में कितना एंगल ट्रेवल कर रहा है, π/6 रेडियन यानी 30 डिग्री। और यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन तक होता है π/2 रेडियन। तो अब अगला जो रिमेनिंग डिस्प्लेसमेंट होगा हाफ एम्पलीट्यूड का, वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो हम कर सकते हैं भाई इसमें π/2 माइनस π/6, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा π/3 रेडियन। यानी मेन पोजीशन से फर्स्ट हाफ एम्पलीट्यूड चलने में टाइम लगेगा t/12, एंगल ट्रेवल होगा π/6, और रिमेनिंग हाफ एम्पलीट्यूड में जो टाइम लगेगा वो होगा t/6, और एंगल ट्रेवल करना होगा 60 डिग्री। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब इसके बेस पे अगर हम फेज का कैलकुलेशन करते हैं तो फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि ये तो हो गया भाई एक्सट्रीम पोजीशन, ये हो गया पार्टिकल का नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, और ये हो गया पार्टिकल का मेन पोजीशन। अब हमने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, इतनी डिस्टेंस भी क्या है a/2, तो रिमेनिंग इतनी सी डिस्टेंस भी है a/2। यहाँ पर भी अगर हम कोई एक पॉइंट ले लें तो इतना सा ये जो डिस्प्लेसमेंट है
ये होगा a/2 और ये जो इतना डिस्प्लेसमेंट है ये भी हो गया a/2। यानी इसको हमने पूरे 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो अभी हमने देखा कि पार्टिकल को यहाँ से यहाँ जाने में टाइम तो लगाना पड़ेगा t/12 और एंगल इसे ट्रेवल करना पड़ेगा π/6 रेडियन। अब अगला हाफ अगर ये ट्रेवल करता है तो इसे टाइम लगाना पड़ा t/6 और एंगल इसे चलना होगा π/3 रेडियन। अब अगर ये यहाँ से रिटर्न होता है तो पहला हाफ एम्पलीट्यूड रिटर्न होके जब ये आएगा तो भी ये टाइम लगाएगा t/6 और एंगल ट्रेवल करेगा π/3। नेक्स्ट हाफ जब यहाँ आएगा मेन पोजीशन पे तो फिर इसको टाइम लगना चाहिए t/12 और एंगल इसे ट्रेवल करना होगा π/6 रेडियन। अब इधर जब जा रहा होगा मेन पोजीशन से तो यहाँ पर भी इसको टाइम लगेगा t/12 और ये भी एंगल जो इसका ट्रेवल होगा वो होगा π/6। इधर अगर आता है एक्सट्रीम पोजीशन के लिए तो फिर ये टाइम लगाएगा t/6 और एंगल ट्रेवल करेगा π/3। वापस लौटेगा तो फिर सेम कंडीशन रिपीट होगी, टाइम फिर से लगेगा t/6, फिर से इसे एंगल चलना पड़ेगा π/3 रेडियन। इधर ये चल के आया तो फिर से टाइम होगा इसका t/12 और इधर फिर इसे एंगल चलना पड़ेगा π/3 रेडियन। तो इस तरीके से इसका एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। अगर हम इन सारे एंगल्स को ऐड करें तो 2π रेडियन मिलेगा। इन सारे टाइम्स को अगर ऐड करें तो एक टाइम पीरियड होगा t। तो उम्मीद है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना आप सीख गए होंगे। अब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आप सीख गए हैं तो फिर हम लोग बात करते हैं कि SHM क्या होता है। तो फिर से बात वहीं आ गई कि SHM। अभी हमने बताया कि SHM सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन होता है along द डायमीटर ऑफ सर्किल। लेकिन ये जो SHM होता है ये SHM होता है रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से। अब रेस्टोरिंग फोर्स क्या होते हैं तो ये कंजर्वेटिव फोर्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे पार्टिकल का जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है उसे कहते हैं कि F होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, या कह सकते हैं कि F होना चाहिए प्रोपोर्शनल टू -x⁻n where n is equal to 1, 3, 5 ऐसे, यानी ऑड में पावर होनी चाहिए। तो ये हो गया फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। या इसी को अगर हम लिखें कि F इज इक्वल टू, तो ये हो गया -kx। k क्या चीज है तो k हो गया भाई कांस्टेंट। F को हम लोग लिख सकते हैं m d2x/dt², यानी डबल डिफरेंशियल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन, फोर्स हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन और ये हो गया -k⁻x। तो यहाँ से मिलेगा d2x/dt² प्लस k/m इंटू x इज इक्वल टू 0। अब ये जो एक्सप्रेशन यहाँ बन के तैयार हुआ इसे हम लोग कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, यानी इसको फिर से देखते हैं हम लोग, तो जो अभी अभी लिखा हमने कि d2x/dt² प्लस k/m इंटू x इज इक्वल टू 0, तो ये जो इतनी सी वैल्यू है ये हो गई कांस्टेंट और इस कांस्टेंट को हम लोग कहेंगे ओमेगा²। तो ओमेगा² इज इक्वल क्या मिला हमें कांस्टेंट। ओमेगा क्या हो जाएगा भाई रूट कांस्टेंट, ओमेगा होता है 2π/t, तो ये रहा भाई रूट कांस्टेंट। और इस तरीके से हम इस पार्टिकल का जनरल टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे जो होगा 2π/√, कांस्टेंट। ये हो गया जनरल टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख दिया
कि f प्लस 4x इज इक्वल टू 0। एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं, यानी ये लिखा हमने d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0। अब ये जो 4 दिख रहा है ना, इस 4 को हम क्या कहेंगे, होगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या हो जाएगा भाई, √4 हो गया, यानी 2 मिल गया। तो टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, 2 पाई अपॉन रूट ओमेगा। तो ये हमको मिल गया भाई पाई, यानी ओमेगा है √4। तो यहाँ पे जब लिखेंगे 2 तो समझ गए भाई। तो टाइम पीरियड कितना हो गया, पाई। अब पाई टाइम पीरियड हो गया, आगे बढ़े। या फिर अगर यहीं पे एसएचएम की मान लीजिए इक्वेशन मिलती है हमको, तो ये बात समझ गए। अब अगर कहीं आपको ऐसे लिखा मिल गया कि d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस k बाई m इंटू थीटा, तो ये भी इज इक्वल टू 0। तो इसे भी हम लोग कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, बट ये एंगुलर एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगी। और अभी जो हमने लिखी d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस k बाई m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर एसएचएम। तो ये लीनियर एसएचएम और ये हो गया एंगुलर एसएचएम। अब इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होगा, तो ये एंगुलर एसएचएम हो गया, लेकिन अगर पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करता है तो इसे हम लोग लीनियर एसएचएम कहेंगे। तो फिर हम यहाँ पे एक बार आपको रिवाइज करवाते हैं, याद दिलवाते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज स्पेशल काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन which is caused by restoring force, and restoring force is directly proportional to negative of displacement. यानी simple harmonic motion is a special kind of oscillatory motion which is caused by restoring force, and restoring force is directly proportional to negative of displacement. इतनी बात क्लियर हो गई। अब इतनी सी बात क्लियर हो गई तो फिर हम लोग आगे देखते हैं। यानी अभी अभी हम लोगों ने एसएचएम लिखा कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा। अब अगर हम यहीं पे बात करें कि फिर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी क्या होगी, कहेंगे ये होना चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी y इज इक्वल, ये जो लिखा है ए साइन ओमेगा टी, इसे अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें डी वाई अपॉन डी टी, तो ये हो गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और यही होगा पार्टिकल की वेलोसिटी जो होगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो इस तरीके से हमें एसएचएम करने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी मिल गई जो है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, टाइम का फंक्शन है। अब इस टाइम के फंक्शन को अगर हम लोग समझे यहाँ पे, तो जो अभी लिखा है हमने v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसमें अगर हम टाइम को लिख दें 0, तो फिर यहाँ कॉस 0 हो जाएगा और कॉस 0 1 होता है। तो ऐसे कंडीशन में वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, और क्या होगी, ए ओमेगा। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी, तो ये हो गया मीन पोजीशन। इसके अलावा अब अगर हम यहीं पे टाइम की वैल्यू को लिख देते t/2 t/4, यानी टाइम की वैल्यू अगर हम लिख दें यहाँ पे t/4, तो फिर ओमेगा हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी, और यहाँ ओमेगा टी की वैल्यू हो गई 2 पाई अपॉन टी इंटू t/4, तो ये हो गया भाई π/2, यानी cos 90 क्या हो जाएगा, 0 होगा। यानी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी, और कितनी होगी, 0। और कहाँ होगा, तो हम कहेंगे एट ईपी, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल पहुंच चुका होगा और वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, मिनिमम। यहीं पे अगर हम कहें टाइम की वैल्यू होगी t/2, तो ओमेगा टी की वैल्यू फिर हो जाएगी 2 पाई अपॉन टी इंटू t/2, तो ये मिल गया पाई, यानी cos पाई फिर से हो गया भाई -1। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम,
और मैक्सिमम क्या हो गई भाई, माइनस ए ओमेगा, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में होगी लेकिन मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। वंस अगेन पार्टिकल कहाँ पे होगा, मेन पोजीशन पे होगा। यहीं पे अगर टाइम की वैल्यू लिख दिया जाए 3t/4, तो अब यहाँ पे जब हम लिखेंगे ओमेगा टी की वैल्यू, तो ये हो गई भाई 2π/t इंटू 3t/4, तो ये आ जाएगा 270 डिग्री, और cos 270 जीरो होता है, यानी वेलोसिटी फिर मिनिमम होगी और क्या होगी, जीरो। अब ऐसी कंडीशन में पार्टिकल कहाँ पे होगा, तो नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। अब टी टाइम पे वापस फिर मेन पोजीशन पे आएगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होगी, मेन पोजीशन, मिनिमम कहाँ पे होगी, एक्सट्रीम पोजीशन। तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन हो या नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन हो। फिर वापस लौट गया है, अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो फिर वेलोसिटी के लिए क्या बनेगा, कॉस कर्व, यानी इस तरीके से। तो ये हो गई भाई मैक्सिमम वेलोसिटी, जिसे हम कहेंगे ए ओमेगा। फिर t/4 पे वेलोसिटी जीरो। अब फिर वेलोसिटी हो गई ए ओमेगा, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गई, और ये हो गया 3t/4, यहाँ पे जीरो। टी टाइम पे वेलोसिटी एक बार फिर मैक्सिमम हो गई, यानी ए ओमेगा। तो इस तरीके से एसएचएम में पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करेगी, साइन कर्व बनेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे आगे, तो जब ये वेलोसिटी की अगर बात करें, यानी अब हम अगर लिखना चाहें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे भी देखिए v इज इक्वल टू लिखा हमने ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब इसको हम लिख सकते थे ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और y इज इक्वल होता है ए साइन ओमेगा टी। तो फिर यहाँ से अगर हम साइन ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, तो v इज इक्वल होगा ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और सॉल्व करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हो गया ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी वेलोसिटी होगी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल का जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, कहाँ जीरो होगा, मेन पोजीशन पे जीरो होगा, तो मेन पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। मेन पोजीशन से जैसे जैसे पार्टिकल हमारा दूर जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, तो वेलोसिटी उसकी डिक्रीज होगी। जब पार्टिकल हमारा एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, उस समय डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड के बराबर होगी, और वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम यानी जीरो। जिसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जिसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये तो हो गया भाई मेन पोजीशन। अब ये मेन पोजीशन है, तो इस मेन पोजीशन पे जब पार्टिकल होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे y क्या है, जीरो। जब पार्टिकल यहाँ हमारा पहुँच जाएगा और ऐसे जा रहा होगा ऊपर की तरफ, तो ये इस समय इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, y। तो यहाँ वेलोसिटी होना चाहिए ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन जब पार्टिकल हमारा यहाँ पहुँच जाएगा इस पॉइंट पे, और इसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ y a के बराबर होगा, तो वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम, और क्या हो जाएगी, जीरो। तो यानी जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा उस समय वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो वेलोसिटी जीरो होगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हो गया लीनियर एसएचएम। अब इस एसएचएम में अगर हम बात करें, तो ये हो गया पार्टिकल का मेन पोजीशन। यहाँ जब पार्टिकल होगा कितनी दूर पे है, तो हमने लिख दिया y1, तो वेलोसिटी क्या होगी, v1। यहाँ पार्टिकल देखो पहुँच गया, अब ये डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन से क्या हो गया, y2, तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, v2। अब अगर हम v1 लिखते हैं तो ये होगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। v2 क्या होगा, तो हो गया ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर। तो इस तरीके से y2 यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन y1, तो फिर v2 होगा लेस देन v1।
तो ऐसे हम वेलोसिटी की बात करेंगे। दूसरी चीज ये है कि अगर हम चाहें तो इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करें, स्क्वायर करने के बाद इनको डिवाइड कर लें। अब स्क्वायर करके इनको जब डिवाइड करेंगे तो ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, यानी हम कैलकुलेट कर सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। वंस अगर हमने एक बार कैलकुलेट कर लिया ओमेगा, यानी एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर लिया, अब एम्पलीट्यूड की वैल्यू अगर हम किसी भी इक्वेशन में लिखते हैं तो हमें ओमेगा मिल जाएगा। ओमेगा मिल जाएगा तो हम टाइम पीरियड भी पार्टिकल का कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी एम्पलीट्यूड के लिए क्या करेंगे, इन इक्वेशन को स्क्वायर करके डिवाइड करेंगे तो एम्पलीट्यूड मिलेगा। एम्पलीट्यूड की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दें तो हमें ओमेगा मिलेगा, और ओमेगा 2π/t होता है, तो हम पार्टिकल का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे। उम्मीद है कि ये बात समझ गए होंगे आप। चलिए आगे देखते हैं भाई। अब अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, कहेंगे ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी v इज इक्वल टू, अभी हमने लिखा था a ओमेगा कॉस ओमेगा t, और इसे डिफरेंशिएट करें dv/dt, तो ये हो गया माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन मिलेगा पार्टिकल का वो हो गया माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। यानी एक्सेलरेशन भी यहाँ पे देखो साइन का फंक्शन हो गया, माइनस है, इसका मतलब ये हर समय अपोजिट डायरेक्शन में या मेन पोजीशन को देखता होगा। तो ये एक टाइम पीरियड इसका पूरा हो गया, ये हो गया भाई t/4, यहाँ हो गया t/2, और ये रहा 3t/4। तो इस तरीके से पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा टाइम के रेस्पेक्ट में ऐसे वेरी करेगा। इक्वेशन होगी y इज इक्वल माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। इतनी बात क्लियर हुई। फिर देखते हैं इसमें, यानी अगर हम लिखना चाहें कि एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इसके लिए देखिए एक्सेलरेशन था माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t, इसे हम अरेंज करें तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t। जिसे हम कहेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। अब ये माइनस साइन का जो मतलब है वो ये है कि ये तो हो गया देखो एक्सट्रीम पोजीशन, ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन, ये हो गया भाई मेन पोजीशन। तो जब पार्टिकल हमारा मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा होगा ऐसे, तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो मेन पोजीशन की तरफ होगी। या मान लीजिए हमारा पार्टिकल मेन पोजीशन की तरफ आ रहा है, तो यहाँ एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड्स मेन पोजीशन। यानी हम कहेंगे माइनस साइन इंडिकेट एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड या पॉइंटेड टुवर्ड्स मेन पोजीशन, इसलिए यहाँ पे ये माइनस साइन लगा हुआ है। अब इसी को अगर हम देखें तो ये हो गया a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, यानी y इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस mx, इंटरसेप्ट क्या हो गया 0। तो अगर इसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, तो फिर उसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होना चाहिए। तो ये हो गया यहाँ पे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। अब बात ग्राफ की हो ही रही है तो एक ग्राफ और देख लेते हैं, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी अभी अभी हम लोगों ने लिखा था ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसे अगर स्क्वायर किया जाए तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, या वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब इसको अगर डिवाइड कर दें हम पूरी इक्वेशन को ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें तो यहाँ पे फिर क्या मिल गया 1, यानी एक इक्वेशन बन के तैयार हो गई हमारे पास में वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये जो इक्वेशन है वो बेसिकली मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग एलिप्स की इक्वेशन। तो अब अगर ये एलिप्स की इक्वेशन है तो इसका मतलब है कि यहाँ जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होगा वो एलिप्टिकल होना चाहिए।
इलेप्टिकल का मतलब ये हो गया भाई वेलोसिटी और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब आप ऐसा भी सोच सकते हैं, ये जो ग्राफ है इलेप्टिकल है, तो फिर ये ग्राफ ऐसे भी बन सकता है ना? तो ये दो ग्राफ यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन ये कब होंगे? तो उसके लिए देखिए, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ओमेगा है ग्रेटर देन 1, अगर ओमेगा है हमारे पास में ग्रेटर देन 1, तो फिर ये इक्वेशन होगी, और ओमेगा हो गया अगर लेस देन 1, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। तो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठता है कि अगर ओमेगा लेस देन 1 या ओमेगा ग्रेटर देन 1 का ग्राफ हम लोग बना सकते हैं, तो ओमेगा इक्वल टू 1 का ग्राफ क्या होगा? तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, अभी जो हमने इक्वेशन बनाई वो है वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ अगर हम ओमेगा को लिख देते हैं 1, तो ये भी हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या वी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर, और ये इक्वेशन होती है सर्किल की। यानी अगर हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बना रहे हैं, तो ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है वो एग्जैक्टली सर्किल भी हो सकता है, और ये जो सर्किल यहाँ पे बन के तैयार होगा इस तरीके का, तो ये v हो गया और ये हो गया y। तो इस तरीके से यहाँ पे ग्राफ जो बनाएंगे वो कैसा होगा? सर्किल होगा। कब होगा? जब ओमेगा की वैल्यू 1 होगी। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए, अब ये बात क्लियर हो गई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी आज अभी हम लोगों ने देखा कि जो SHM होगा वो SHM क्या होगा? कहेंगे ये इमेजिनरी पार्टिकल का मोशन है। दूसरी बात, सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन है अलोंग द सर्किल, अलोंग द डायमीटर ऑफ सर्किल। तीसरी बात, SHM एक स्पेशल काइंड का ऑसिलेटरी मोशन होता है, एक स्पेशल टाइप का ऑसिलेटरी मोशन होता है जो रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से होता है। अब रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से होता है, और रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? कहेंगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल SHM करता है। ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ पे जो अभी लिखा कि रेस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, तो रेस्टोरिंग फोर्स ये हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM, T2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस k बाई m इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर SHM। इसके अलावा फोर्स क्या बताया मैंने? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट। अब अगर ये डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो लीनियर SHM होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो एंगुलर SHM होगा। इसके अलावा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए साइन ओमेगा टी फ्रॉम मेन पोजीशन, और y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए कॉस ओमेगा टी। स्टार्ट होगा कहाँ से? फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। इसके अलावा वेलोसिटी हम लोगों ने लिखी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, या फिर v इज इक्वल टू हम लोगों ने लिखा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो एक्सेलरेशन था माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी हुआ, या डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। माइनस साइन इंडिकेट करता है कि एक्सेलरेशन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ ही पॉइंट करेगा, डायरेक्ट करेगा। पार्टिकल मेन से एक्सट्रीम पोजीशन जा रहा होगा तो रिटार्डेशन का काम करेगा, एक्सट्रीम से मेन की तरफ आ रहा होगा तो एक्सेलरेट करने का काम करेगा, यानी हमेशा मेन पोजीशन को ही देखता रहेगा। तो ये थी कुछ बेसिक बातें। नेक्स्ट इसी के बाद वाला पार्ट आप देखिए जिसमें हम लोग एनर्जी का डिस्कस करेंगे, रेस्टोरिंग फोर्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे और बहुत कुछ। तब तक के लिए